दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे नामों की जिनका जिक्र होते ही हर किसी की रूह कांप जाती है। एक नाम है उस शख्स का जिसने 90 के दशक में मुंबई की गलियों से निकलकर पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर कब्जा कर लिया, और दूसरा नाम है उस लड़के का जो एक वक्त पर कॉलेज यूनियन का हिस्सा था, मगर धीरे धीरे उसने खून, ड्रग्स और डर की ऐसी दुनिया बना ली जिसे आज भारत के हर कोने में पहचाना जाता है। जी हाँ, एक तरफ है दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई। और जब इन दो नामों का जिक्र साथ हो तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन है बड़ा, कौन है ज्यादा खतरनाक, कौन है वो जो साया बनकर सालों से छुपा हुआ है, या फिर वो जो खुलकर कहता है कि मैं ही हूं, सिस्टम और मेरे रूल्स ही कानून है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की गलियों से, जहां एक मामूली सा लड़का दाऊद हसन इब्राहिम खासकर 26 दिसंबर 1955 को पैदा होता है। दाऊद का बचपन बेहद तंगहाल था। उसके पिता हसन कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे और उनके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि दाऊद को किसी ऐशो आराम की आदत हो, मगर शायद दाऊद के खून में ही बगावत थी। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे सड़कों की चालाकियां समझ आती थीं, और यही से धीरे धीरे उसने पढ़ाई से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर जब दाऊद जवान हुआ तो उसने देखा कि मुंबई की गलियों में कई छोटे मोटे अपराधी नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और रुतबा भी आ रहा है, और यहीं से दाऊद का मन बदल गया। उसने सोचा कि ये दुनिया ही उसकी असली जगह है। इसके बाद उसने कुछ लोकल गुंडों के साथ मिलकर पहले छोटे मोटे क्राइम किए, और फिर धीरे धीरे उसके काम की क्रूरता और समझदारी ने उसे एक बड़ा नाम बना दिया। 1980 के दशक तक आते आते दाऊद एक सिंडिकेट चला रहा था जिसका नाम था डी कंपनी। उसका नेटवर्क मुंबई से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक फैल चुका था। वो हथियार, तस्करी, ड्रग्स, हवाला, मर्डर और फिरौती, हर अपराध में माहिर हो चुका था। दूसरी तरफ कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां 12 फरवरी 1993 को एक लड़का पैदा होता है जिसके पास हर ऐशो आराम होता है। हर वो चीज उसके पास था जो एक आम इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो थी नाम। वो नाम जिसे सुनकर लोग डर जाए। लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि एक समय ऐसा आया जब वो लड़का सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुलेआम कहता है कि मेरा जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। और यही से पूरे देश में इस नाम का डंका बज जाता है, और ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आपको बता दे, लॉरेंस शुरुआत में अपना जीवन आम लड़के की तरह ही जी रहा था। वह पढ़ने में भी अच्छा था, मगर कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया, और यहीं से उसका पहला जुर्म सामने आया जब उसने कॉलेज चुनाव हारने के बाद विरोधी पर हमला किया और जेल चला गया। मगर जेल में जाना लॉरेंस के लिए एक सजा नहीं, बल्कि उसके अपराधी बनने की पहली सीढ़ी साबित हुई। वहां उसने कई गैंगस्टर्स से दोस्ती की, उनके काम समझे और एक पूरा नेटवर्क बनाना शुरू किया। और जब वो जेल से बाहर आया तो वो सिर्फ एक युवक नहीं, बल्कि एक प्लानिंग करने वाला खूंखार अपराधी बन चुका था। अब फर्क यहां से शुरू होता है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने दौर में, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इंटरनेट सिर्फ एक सपना था, तब ना कोई इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना यूट्यूब और ना ही व्हाट्सएप, फिर भी उसने अपना एम्पायर खड़ा किया, और वो भी सिर्फ डर के दम पर। अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए उसने पूरे शहर पर एक ऐसा शिकंजा कस दिया कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। वो कभी सामने नहीं आता था, उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखती थी, उसका चेहरा कभी कैमरे में कैद नहीं होता था, लेकिन उसका नाम हर जुबान पर होता था। उसकी पहचान उसके खौफ से होती थी। मगर लॉरेंस बिश्नोई का दौर कुछ और है। ये एक ऐसा दौर है जहां क्राइम भी डिजिटल हो गया है और क्रिमिनल भी सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। लॉरेंस न सिर्फ सामने आता है, बल्कि खुलेआम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है, धमकियां देता है, वीडियो मैसेज भेजता है, इंटरव्यू देता है, वो भी जेल के अंदर से, और कहता है कि मैं ही हूं सिस्टम। मतलब अब क्राइम का चेहरा बदल गया है। पहले जो डर अंधेरे से पैदा होता था, अब वो डर कैमरे के सामने से फैलता है। और लॉरेंस उसी नए सिस्टम का चेहरा है। वो जेल में होते हुए भी सलमान खान जैसे सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी देता है, और सिद्धू मूसेवाला जैसे फेमस सिंगर की हत्या की प्लानिंग करता है, वो भी सोशल मीडिया पर ओपनली पोस्ट करके। अब तक आपने जाना कि कैसे दाऊद इब्राहिम मुंबई की गलियों से निकलकर दुबई और कराची जैसे इंटरनेशनल शहरों तक पहुंच गया, और कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज की पॉलिटिक्स से शुरू होकर सोशल मीडिया तक अपना डर कायम कर लिया। मगर असली कहानी यहां से शुरू होती है, जब ये लोग सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहते, ये सिर्फ अपराधी नहीं होते, ये एक ऐसा सिस्टम बन जाते हैं जिसकी पकड़ पुलिस से लेकर पॉलिटिक्स तक में होती है।
जो पुलिस की भी नकेल कसते हैं और नेताओं के भी फोन रिकॉर्ड करवाते हैं, जो सिर्फ क्राइम नहीं करते बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। शुरुआत करते हैं दाऊद इब्राहिम से, जिसने 1980 के दशक में अपना सिंडिकेट धीरे धीरे तैयार करना शुरू किया। वो अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर मुंबई में अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करने लगा, बिल्डरों से वसूली करने लगा, हवाला का नेटवर्क खड़ा किया, ड्रग्स की स्मगलिंग और हथियारों की तस्करी शुरू की। धीरे धीरे उसने हर अवैध धंधे में अपना हिस्सा बना लिया। पुलिस को भी धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि अब वो लड़का जो पहले छोटे मोटे क्राइम करता था, अब अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका है। मगर दाऊद की चालें इतनी शातिर थीं कि वो हर बार पुलिस की पकड़ से निकल जाता था और एक कदम आगे ही चलता था। उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था कि उसे पहले ही पता चल जाता था कि पुलिस किस जगह रेड मारने वाली है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसका नाम सीधे सीधे गैंग वॉर से जुड़ने लगा। खासकर जब पठान गैंग और दाऊद की डी कंपनी के बीच खूनी टकराव हुआ, तब मुंबई की सड़कों पर गोलियां चलने लगी। लोग दिन में घर से बाहर निकलने से डरने लगे। पूरा शहर उस डर के साए में जीने लगा। तब दाऊद ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब उसे किसी छोटे मोटे लोकल माफिया की तरह नहीं रहना है। अब उसे अपना नाम ग्लोबल लेवल पर फैलाना है। उसे एक इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है। उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा। वो दुबई चला गया, वहां से अपने धंधे को और बड़ी स्केल पर चलाने लगा। हवाला, ड्रग्स, आर्म्स डीलिंग, फिल्मों में इन्वेस्टमेंट, जमीनों का गोरख धंधा, ये सब उसके नेटवर्क में आ गया। उसकी पहुंच कराची तक हो गई और वहां से बैठकर वो इंडिया में बम धमाकों तक की प्लानिंग करने लगा। फिर आता है 1993 का वो काला दिन, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जब मुंबई में एक के बाद एक 12 जगहों पर बम धमाके हुए और पूरा शहर खून और आग के साए में डूब गया। उन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोगों की चीखें गूंजने लगीं, रोड पर खून बहने लगा, कारें, बसें, दुकानें सब तबाह हो गईं। भारत का दिल उस दिन सच में कांप उठा और जब जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल करने लगीं, तो धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी और आखिरकार सारी सुई सीधा दाऊद इब्राहिम पर जाकर रुकी। जांच में सामने आया कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रचा गया कांड था। कहा गया कि दाऊद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और टाइगर मेमन के साथ मिलकर इस हमले की पूरी साजिश रची थी। प्लान दुबई में बना था और उसे अंजाम मुंबई की गलियों में दिया गया था। बम पाकिस्तान से लाए गए ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई और फंडिंग डी कंपनी के नेटवर्क से हुई। और जैसे ही ये खुलासा हुआ, दाऊद इब्राहिम अचानक गायब हो गया। उसने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और पाकिस्तान भाग गया, जहां कहा जाता है कि वो आज भी सेना की शरण में महफूज बैठा है और वहीं से अपने सारे धंधे कंट्रोल करता है। बस यहीं से दाऊद इब्राहिम की पहचान बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रह जाता, अब वो एक ऐसा नाम बन जाता है जिसे भारत एक आतंकवादी मानता है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया। मगर पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा कि दाऊद उनके यहाँ है। वहां की सरकार बार बार कहती रही कि हमारे पास दाऊद जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जबकि दुनिया के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। अब वही लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया को एक अलग अंदाज में जिया। लॉरेंस ने जब जेल जाना शुरू किया तो उसके लिए वो जगह सजा नहीं बल्कि ऑफिस बन गई। वहां से उसने मोबाइल फोन और अपने नेटवर्क के जरिए पूरे भारत में अपने गैंग को फैला दिया। खास बात यह थी कि लॉरेंस ने अपने गैंग में नए नए लड़कों को शामिल किया जो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर उसके लिए जान देने को तैयार थे। उसने अपने लोगों को टारगेट दिए, पैसे दिए और बदले में वफादारी मांगी। फिर आई वो घटना जिसने लॉरेंस का नाम नेशनल लेवल पर फैला दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को, जब मूसेवाला को उसके गांव मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। और जब कुछ ही घंटों में लॉरेंस की गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के निर्देश पर इस मर्डर को अंजाम दिया। लॉरेंस उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, मगर उसके फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि उसने जेल से ही साजिश रची थी। अब आप सोचिए, एक तरफ दाऊद है जिसने देश की सबसे बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया और दूसरी तरफ लॉरेंस है जो जेल में बैठकर भी खून करवा सकता है।
दोनों के तरीके अलग हैं, मगर मकसद एक ही है, डर फैलाना और नाम कमाना। दाऊद के नेटवर्क में दुबई, कराची और भारत के अलावा मिडिल ईस्ट तक के लोग शामिल थे। हवाला के जरिए अरबों रुपए का लेन देन होता था। वहीं लॉरेंस का नेटवर्क कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके तक फैला हुआ है। उसके लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स से काम करते हैं और पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी आईडीज और वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। दाऊद के सबसे बड़े कामों में मुंबई ब्लास्ट के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में दखल देना भी शामिल रहा है। कहा जाता है कि कई फिल्मों में दाऊद की मर्जी से कास्टिंग होती थी। कुछ फिल्मों की शूटिंग तक दुबई में उसकी मौजूदगी में हुई है। कई बड़े सितारे उससे डरते थे, मगर खुलकर कुछ नहीं कहते थे। वहीं लॉरेंस की गैंग खुलेआम इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है कि फला आदमी को मार देंगे, पैसे दो या जान ले लो सलमान खान को। तो उसने ये तक कह दिया कि वो काले हिरण केस में हमारे समाज का अपमान कर चुका है और अब उसे माफ नहीं किया जाएगा और सलमान को मारना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब बात करें पुलिस की, तो दाऊद के दौर में पुलिस के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए कई बार वो पीछे रह जाती थी। मगर लॉरेंस के मामले में टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसकी गैंग हर बार नया तरीका निकाल लेती है। उसके लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बनवाए, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किए और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों को भी रिश्वत देकर खबरें ली। तो दोस्तों, आप सोचिए, एक ऐसा गैंगस्टर जो 1993 में भारत से भाग गया और आज भी करोड़ों की प्रॉपर्टी काले पैसे और हवाला के जरिए चला रहा है, और दूसरा ऐसा जो जेल में बैठकर भी लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। दोनों के अंदर एक कॉमन बात है और वो है प्लानिंग। दाऊद ने सालों पहले प्लान किया कि कैसे वो मुंबई पर राज करेगा और लॉरेंस ने जेल में बैठकर प्लान किया कि कैसे वो एक ऐसा गैंग बना देगा जो हर राज्य में मौजूद हो और कोई भी उसका मुकाबला ना कर सके। अब तक आपने देखा कि कैसे दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया और कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर गैंग का डिजिटल साम्राज्य खड़ा किया। मगर अब बात उस पड़ाव की होती है जहां दोनों एक दूसरे की नजर में आते हैं। दो पीढ़ियों के दो डॉन जिनकी जड़ें अलग मगर मंशा एक है, और जब दो साम्राज्य टकराते हैं तो सिर्फ खून बहता है। दाऊद का नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर जरूर पड़ा, मगर उसका डर खत्म नहीं हुआ। भारत की कई एजेंसियां, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुंबई पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती रही। सैकड़ों रेड्स हुए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई, मगर दाऊद कभी हाथ नहीं आया। पाकिस्तान हर बार इनकार करता रहा कि वो उनके यहाँ है, मगर जब यूएन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और अमेरिका ने उस पर इनाम रखा, तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आने लगी। उधर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हर महीने किसी नए राज्य में वारदात करता रहा। हर मर्डर के बाद एक नया वीडियो आता जिसमें धमकी होती या कबूलनामा, मगर पुलिस सिस्टम की हालत ये थी कि वो जेल में बंद होते हुए भी पूरे गैंग को कंट्रोल करता रहा। और ये तब हुआ जब वो तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल में था। अब वो मोड़ आया जब दाऊद के नेटवर्क और लॉरेंस की गैंग में टकराव की खबरें मीडिया तक पहुंची। कहा गया कि लॉरेंस की गैंग मुंबई में पैर पसारना चाहती है, जहां अब भी दाऊद के कुछ पुराने लोग एक्टिव हैं। खासकर वसूली और अवैध निर्माण के धंधे में दोनों के लोगों की भिड़ंत शुरू हुई। कुछ मामलों में गोलीबारी तक हुई और ये बात पुलिस की रिपोर्ट में भी दर्ज है। बताया जाता है कि दाऊद का करीबी छोटा शकील अब भी भारत में अपने कुछ मोहरे चला रहा है, और जब उसे पता चला कि लॉरेंस का आदमी मुंबई के एक इलाके में दुकानदारों से वसूली कर रहा है, तो वहां सीधा टकराव हुआ। कई दुकानें बंद हुईं, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए और पुलिस ने मामला दबा दिया। मगर इन अंधेरे में जो कुछ भी हुआ वो इस बात का इशारा करता है कि लॉरेंस अब दाऊद के गढ़ में घुसने की तैयारी में है। एक और घटना तब हुई जब लॉरेंस गैंग के कनाडा बेस्ड ऑपरेटर गोल्डी बराड की बातचीत एक पाकिस्तानी नंबर से लीक हुई, जिसमें वो कराची से किसी से हथियार की डील की बात कर रहा था। जांच में पता चला कि वो शख्स दाऊद के नेटवर्क से जुड़ा है और ये पहली बार था जब दोनों नेटवर्क एक बिजनेस डील में जुड़े नजर आए। मगर ये दोस्ती नहीं बल्कि एक मजबूरी थी, क्योंकि अब दोनों गैंग इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस के निशाने पर हैं। अब बात करें सरकार की, तो भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां जब्त करने के लिए कई बार कार्रवाई की, मगर हर बार नया नाम, नया ट्रस्ट और नया चेहरा सामने आता रहा। कभी नागपाड़ा की बिल्डिंग, तो कभी डोंगरी की दुकानें, कभी रेडियो की दुकानें, तो कभी आलीशान हवेली। हर जगह पर किसी ना किसी तरीके से दाऊद के रिश्तेदारों का कब्जा था और हर बार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा।
उधर लॉरेंस की गैंग को पकड़ने के लिए पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर कई ऑपरेशन चलाए, मगर हर बार जब कोई एक गैंगस्टर पकड़ा जाता तो उसके फोन से 10 और नाम निकलते। एक बार तो एक गैंग मेंबर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में कोर्ट में घुसकर आरोपी को मारने का प्लान बना चुका था। टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया को आसान बनाया है, वहीं इन दोनों गैंगों ने टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इस्तेमाल किया। लॉरेंस की गैंग ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को डराया, तो वहीं दाऊद के लोगों ने हवाला नेटवर्क को बिटकॉइन से जोड़ना शुरू किया ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। अब एक नया मोड तब आया जब पाकिस्तान में बैठे दाऊद के आदमी और लॉरेंस गैंग के शूटरों के बीच दुबई में एक मीटिंग की खबर आई। सूत्रों का कहना है कि वहां इन दोनों नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव ने एक टेबल पर बैठकर काम बांटने की कोशिश की ताकि एक दूसरे के इलाके में दखल ना हो, मगर लॉरेंस की गैंग ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना था कि अब डर फैलाने के लिए दाऊद जैसे पुराने नामों की जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो अंतर्द्वंद जो अंडरवर्ल्ड के दो बड़े नामों के बीच सीधे टकराव में बदलता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा मानकर देख रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों के पास पैसे, हथियार और लोग हैं। दोनों के पास वो ताकत है जो किसी भी सिस्टम को चैलेंज कर सकती है, और दोनों के पास वो जुनून है जो अपने नाम को अमर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ दो गैंगस्टरों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है। दाऊद इब्राहिम, जो एक जमाने में मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था, और लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में बैठकर भी खौफ का कारोबार चला रहा है, ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये टकराव अब सिर्फ इलाकों या धंधों का नहीं बल्कि वजूद का है। जेल के भीतर से ऑन परेड कर रहा लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे भारत के हर बड़े शहर में अपने मोहरे बिछाने लगा। उसके गैंग के लोग अब बॉलीवुड की दुनिया तक पहुंच चुके हैं। सलमान खान को खुलेआम धमकी देना या फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े मर्डर, ये सब उसके पावर का इशारा करते हैं। और इसी पावर से वो अब मुंबई तक अपने कदम बढ़ा चुका है, जहां दाऊद का नाम आज भी फुसफुसाहट में लिया जाता है। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क भले ही पहले जैसा मजबूत न हो, मगर उसकी जड़ें अब भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक फैली है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। अमेरिका ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम डाल रखा है, मगर वो अब भी पाकिस्तान के कराची में महफूज बैठा है और वहीं से अपना सारा खेल चला रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दाऊद को इंडियन इंटेलिजेंस ने मार दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि अगर कभी ये दोनों आमने सामने होंगे तो अंजाम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई की पूरी ताकत सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क पर टिकी है, जबकि दाऊद का सिस्टम अब भी पुराने तरीके से चलता है। लॉरेंस अपने गैंग के लोगों को मैसेजिंग एप्स और डिजिटल पेमेंट के जरिए निर्देश देता है, तो दाऊद अब भी भरोसे और पुराने लिंक पर काम करता है। अगर ये दोनों टकराते हैं तो भारत के कई बड़े शहर गैंगवार के शिकार बन सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस की गैंग के पास लॉक लड़कों की फौज है जो पैसों और शोहरत के लिए किसी को भी गोली मार सकती है। वहीं दाऊद के पास एक्सपीरियंस्ड शूटर और इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम है जो एक कॉल पर कई देशों में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लोग अब दाऊद की पुरानी टीम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका नेटवर्क तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ दाऊद के आदमी अब लॉरेंस गैंग के शूटर्स को खत्म करने के लिए नेपाल और दुबई में प्लानिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार इस टकराव को रोक सकेगी? क्या एनआईए और स्पेशल सेल की टीमें इन दोनों को खत्म करने की तैयारी में है? हकीकत यह है कि इन दोनों गैंग के लोग पुलिस सिस्टम के अंदर भी अपनी पैठ बना चुके हैं। लॉरेंस की गिरफ्तारी के बाद भी उसका गैंग ऑपरेट करता रहा। वहीं दाऊद के कई मामलों में कोर्ट में सबूतों की कमी के चलते केस कमजोर हुए। अगर ये टकराव खुलेआम हुआ तो उसके पहले संकेत
फायरिंग और धमाकों के रूप में दिखेंगे। मॉल्स पर हमला हो सकता है, फिल्मी सितारों को निशाना बनाया जा सकता है, नेताओं को धमकी दी जा सकती है और पुलिस के जवानों तक पर हमले हो सकते हैं। क्योंकि जब दो माफिया आमने सामने होते हैं तो पूरा शहर बंधक बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन दोनों गैंगों के टकराव में आम आदमी मारा जाएगा, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई सीमा नहीं होती। ये सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं आने वाले भविष्य की। क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड किंग बन पाएगा, या फिर वो भी उसी तरह खत्म होगा जैसे बाकी गैंगस्टर्स हुए? क्या दाऊद की कहानी का आखिरी चैप्टर पाकिस्तान में लिखा जाएगा, या फिर उसका आखिरी सामना भारत के किसी कोर्ट में होगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दाऊद की उम्र अब 70 पार कर चुकी है और वो खुद भी अब एक शांत जीवन जीना चाहता है, मगर उसका नाम अब भी उतना ही खतरनाक है जितना 1993 में था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी सिर्फ 32 साल है और उसके पास वक्त है, ताकत है और जुनून है। कई लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर चुका है, मगर हकीकत यह है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम बदलते हैं मगर तरीका नहीं बदलता। खून बहाना ही इनका कानून होता है और जब तक सिस्टम इनका इलाज नहीं करता तब तक ये नाम हर शहर की दीवारों पर खौफ बनकर चिपके रहेंगे। अब ये भारत के सिस्टम पर है कि वो इन दोनों को एक साथ खत्म करने की प्लान बनाए, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ा गया तो आने वाले दिनों में भारत को वो दौर दोबारा देखना पड़ेगा जब हर इलाके में एक डॉन हुआ करता था, जब हर दुकानदार हफ्ता देता था और जब हर मर्डर पर सिर्फ सन्नाटा होता था। इसलिए वक्त है कि कानून के हाथ अब और मजबूत किए जाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल सर्विलांस तक न रह जाए, बल्कि कोर्ट में सटीक सबूत के तौर पर पेश हो, ताकि लॉरेंस हो या दाऊद, कोई भी इस मुल्क की मिट्टी से खून की गंध न फैला सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना? आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।